हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर एंड साथ ही साथ उसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये है वो सितंबर 2021 का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। अब इसके अंदर हमारे पास 3 सेक्शन रहते हैं। फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो है हमारे पास 10 पार्ट्स रहते हैं 2 मार्क्स के। फर्स्ट सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का हो गया। सेकेंड सेक्शन के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, जिसमें से हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ये सेक्शन जो है कंप्लीट 20 मार्क्स का हो गया। देन थर्ड सेक्शन जो है इसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है 5 पार्ट्स है, जिसमें से 4 हमें अटैम्प्ट करने हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स है, जिसमें से हमें 3 अटैम्प्ट करने हैं। टोटल 7 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। ये कंप्लीट सेक्शन सी जो है 35 मार्क्स का हो गया। टोटल अपने पास जो क्वेश्चन पेपर है वो 75 मार्क्स का हो गया। अब अपन सबसे पहले सेक्शन ए जो है इसके क्वेश्चन के आंसर जो है वो देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एनएरोब्स। एनएरोब्स होते क्या है? एनएरोब्स आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोब्स जो है ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, मतलब ऑक्सीजन जहाँ नहीं होती वहाँ पर ग्रो करते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल आते हैं एक्टिनोमाइसिटीज एंड क्लोस्ट्रीडियम। सेकेंड पार्ट इज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन हमने देखा था, स्टेरिलाइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग सरफेस जो है उसके ऊपर से हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर दिया जाता है या फिर वहाँ पर उसे किल कर दिया जाता है। इस चीज़ को जो है स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। नाउ थर्ड पार्ट इज डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं ये ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जिन्हें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो कम्प्लीटली किल करने के लिए या फिर उस जगह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, एंड जो डिसइंफेक्टेंट्स के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिमूवल होता है इस प्रोसेस को डिसइंफेक्शन कहा जाता है। अब एग्जांपल्स जो हैं डिसइंफेक्टेंट्स के वो हो सकते हैं अल्कोहल जिसके अंदर फिनॉल आ जाएगा, देन फॉर्मेल्डिहाइड, ये जो हैं ये इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। ये वर्ड जो है कहीं ना कहीं डिसइंफेक्टेंट से रिलेटेड होती है कि डिसइंफेक्टेंट जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकते हैं या फिर बैक्टीरियोसाइडल हो सकते हैं। यहाँ पर बैक्टीरियोस्टैटिक का ये मतलब होता है ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। दूसरा टर्म जो होता है बैक्टीरियोसाइडल, वो ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या करते हैं, माइक्रोब्स को कम्प्लीटली किल कर देते हैं। ये 2 टर्म्स हमारे पास रहती हैं, दोनों कभी भी 2 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती है, तो ये हमें अच्छे से आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज एसेप्टिक टेक्निक। जो एसेप्टिक टेक्निक होती है इसका मतलब एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसे स्टेराइल कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करा जाता है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होते, ऐसी जगह पर एक प्रोसीजर को परफॉर्म करा जाता है, उस चीज़ को जो है एसेप्टिक टेक्निक कहा जाता है। अब इसके लिए क्या होता है, एक एसेप्टिक रूम बनाया जाता है जिसे कम्प्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रखा जाता है। एंड यहाँ पर क्या होता है उस एसेप्टिक रूम के अंदर ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑफ्थेल्मिक प्रोडक्ट्स हो गए जिन्हें हम आई में यूज़ करते हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट्स हो गए जो कि इंजेक्शंस के थ्रू यूज़ होते हैं, इन सबको वहाँ पर प्रोटेक्ट करा जाता है जिससे कि उनके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी एंट्री ना हो। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स जो हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें पता है, मतलब इनके अंदर क्या होता है, सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। एंड दूसरे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। अब प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया। नाउ इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एक ऐसे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को किल करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। उन एजेंट्स को या उन सब्सटेंसेस को जो है एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। अब एग्जांपल हमारे पास आ गया पेनिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक होती है जो हमें पेनिसिलियम नोटेटम जो है उससे मिलती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास में सब्सटेंस है उसके ऊपर आर्टिफिशियल कलरेशन करा जाता है, मतलब उसके ऊपर कुछ कलर करा जाता है डाइस की हेल्प से, जैसे कि मिथाइल रेड डाई हो गई, तो ऐसे किसी भी डाई की हेल्प से उनके ऊपर कलर करा जाता है जिससे कि उनका कॉन्ट्रास्ट जो है वो बढ़ जाता है। एंड ये किया क्यों जाता है स्टेनिंग? जिससे कि जो टिश्यूज़ हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए या फिर कोई भी सेल हो गए, उनका जो हम एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब उनके ऊपर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो
उनका जो एनालिसिस है वो थोड़ा ईजी हो जाता है आर्टिफिशियल कलरेशन करने से या स्टेनिंग करने से, इसलिए जो है स्टेनिंग करी जाती है। स्टेनिंग का सिंपली यही मतलब हो गया कि किसी भी सब्सटेंस का आर्टिफिशियल कलरेशन करा जाता है डाइज की हेल्प से, जिससे कि उनके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दिया जाता है, जिससे उनका एनालिसिस जो है वो ईजी हो जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइबल काउंट। सो वाइबल काउंट जो इसका सिंपली ये मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास एक सैंपल है, उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन्हें काउंट करना जो है वो वाइबल काउंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्मोफाइल्स। तो थर्मोफाइल क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, थोड़े हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करते हैं, एंड वो टेम्परेचर रेंज होती है 41 टू 122 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एग्जाम्पल हो गए जैसे कि बैसिलस हो गए एंड क्लोस्ट्रीडियम हो गए। सो ये थे कंप्लीट सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई स्टेरिलाइजेशन मेथड्स, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर, गिव प्रोसीजर ऑफ ऑटोक्लेविंग एंड इट्स एप्लीकेंट्स। सो सबसे पहले इसके अंदर जो स्टेरिलाइजेशन मेथड है उसका क्लासिफिकेशन हमें बताना है। देन जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है स्टीम अंडर प्रेशर के द्वारा, उसका प्रिंसिपल बताना है। तो ये जो है स्टीम अंडर प्रेशर से ऑटोक्लेव वाला जो है वो होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल लिख सकते हैं। देन जो ऑटोक्लेव से हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं उसका प्रोसीजर लिखना है, एंड देन ऑटोक्लेव की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेरिलाइजेशन मेथड्स जो है उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो स्टेरिलाइजेशन मेथड्स को 3 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करा जाता है। फर्स्ट होते हैं फिजिकल मेथड, सेकंड होते हैं केमिकल गैसियस मेथड, एंड थर्ड होते हैं मैकेनिकल मेथड। ठीक है, अब फिजिकल मेथड्स के अंदर आता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, जिसके अंदर जो इक्विपमेंट है वो आता है हॉट एयर ओवन। सेकेंड आता है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, जिसके अंदर इक्विपमेंट आता है ऑटोक्लेव। थर्ड इज रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, जिसके अंदर आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो हैं वो होती हैं। ठीक है, अब सेकेंड मेथड है केमिकल गैसेस मेथड। इसके अंदर जो है अलग अलग गैसेस को यूज़ करा जाता है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड हो गई, बीटा प्रोपियोलैक्टोन हो गई। देन थर्ड इज मैकेनिकल मेथड, एंड ये जो है फिल्ट्रेशन मेथड भी इसे कहा जाता है। इसके अंदर मेम्ब्रेन फिल्टर्स, हैपा फिल्टर्स, ये सब जो है ये आते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऑटोक्लेव के बारे में लिखना है। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल हमें बताना है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसके अंदर मटेरियल को स्टेरिलाइज करने के लिए स्टीम जो है अंडर प्रेशर उसे यूज़ किया जाता है। अब स्टीम एक गैस होती है, तो इसका प्रेशर क्या होता है, क्लोज सिस्टम के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, तो इस वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये जो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होते हैं इसकी मदद से स्टेरिलाइजेशन अचीव करा जाता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करा जाता है स्टीम की मदद से। नो नेक्स्ट हमारे पास ये ऑटोक्लेव का कंस्ट्रक्शन है, इस तरीके से जो इसका डायग्राम बनाया जाता है। देन हमें इसका प्रोसीजर लिखना है कि इसके अंदर जो है ऑटोक्लेव का प्रोसीजर किस तरीके से होगा, मतलब किस तरीके से ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो भी मटेरियल है जिसका हमें स्टेरिलाइजेशन करना है उसे हम ऑटोक्लेव के अंदर लोड कर देते हैं। देन हम उसे कम्प्लीटली पैक कर देते हैं। देन उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो बढ़ाया जाता है। देन उसके बाद में क्या करते हैं कि जो मटेरियल उसके अंदर रखा होता है उसे बहुत देर तक, एक जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम होता है तब तक के लिए रखा जाता है उसके अंदर। देन उसके बाद में जो ऑटोक्लेव है उसे कूल होने दिया जाता है। देन उसके अंदर से मटेरियल को निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ऑटोक्लेव के अंदर। नेक्स्ट हमें एप्लीकेशंस लिखनी है ऑटोक्लेव की। तो ऑटोक्लेव जो है इसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करा जाता है अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, जैसे कि सर्जिकल ड्रेसिंग्स को, शीट्स को, सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट को, कंटेनर्स को, एक्वस इंजेक्शंस को, ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस को, एंड इरिगेशन फ्लूइड्स को, एंड और भी बहुत सी चीज़ों को स्टेरिलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। Now, next question is describe the principle of microbiological assays of antibiotics. Give general methods of microbiological assays of antibiotics as given in Indian Pharmacopoeia. सबसे पहले जो माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे किया जाता है एंटीबायोटिक्स का, उसका प्रिंसिपल क्या होता है ये हमें बताना है। देन उसके बाद में जो जनरल मेथड्स होते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक्स के, जो कि इंडियन फार्माकोपिया के अंदर दिए गए हैं, वो हमें बताने हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक का प्रिंसिपल लिखा हुआ है, जिसके अंदर मेनली क्या करा जाता है कि जो टेस्ट एंटीबायोटिक है एंड जो स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक है, इन दोनों को कंपेयर करा जाता है कि किसके द्वारा कितना जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ वो रुकी है।
एंड इसी की वजह से फाइनली हमें पता चलता है कि जो हमारे पास गिवन एंटीबायोटिक है वो कितनी एफिशिएंट है और कितनी नहीं है। देन आईपी के अकॉर्डिंग जो मेथड्स होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक के, वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो दो मेथड्स हमारे पास होते हैं, फर्स्ट इज टर्बिडीमेट्रिक और ट्यूब ऐसे मेथड, एंड सेकेंड इज कप प्लेट और सिलेंडर प्लेट मेथड। ठीक है, सो इन दोनों मेथड्स को यहाँ पर डिटेल के अंदर दिया हुआ है, ये आप यूनिट 4 के नोट्स के अंदर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इज टर्बिडीमेट्रिक और ट्यूब ऐसे मेथड, ये यहाँ पर कंप्लीट दिया हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद में सेकेंड इज कप प्लेट और सिलेंडर प्लेट मेथड, ये भी यहाँ पर कंप्लीटली दिया हुआ है। तो इन दोनों मेथड्स को आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से जो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीटली लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन स्टेरिलिटी टेस्ट, गिव द प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी, प्रोसीजर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एज पर इंडियन फार्माकोपिया। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें स्टेरिलिटी टेस्ट क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन जो टेस्ट होते हैं स्टेरिलिटी के, वहाँ पर प्रिंसिपल क्या यूज़ होता है वो बताना है। देन प्रोसीजर किस तरीके से होता है, एंड फाइनली जो रिजल्ट्स है उन्हें किस तरीके से हम लोग बताते हैं कि कौन सा जो सैंपल है वो पास हुआ या फेल हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। सो जो ये स्टेरिलिटी टेस्ट वाला टॉपिक है हमारे पास 3rd यूनिट के अंदर लास्ट टॉपिक है। तो अकॉर्डिंग टू आईपी स्टेरिलिटी टेस्ट की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है। स्टेरिलिटी टेस्ट जो हैं ये किए जाते हैं जिससे कि हम लोग ये पता लगा पाएँ कि जो हमारे पास गिवन सैंपल है उसके अंदर कितने जो हैं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ये चीज़ हम पता लगाने के लिए जो स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है स्टेरिलिटी टेस्ट। तो जब हम फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं उसके बाद में हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कंटेमिनेंट्स जो हैं वो तो प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए जो है स्टेरिलिटी टेस्ट करे जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में हमें ये बताना है कि प्रिंसिपल क्या होता है स्टेरिलिटी टेस्ट का। सो यही इसका प्रिंसिपल होगा कि स्टेरिलिटी टेस्ट जो हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बना है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। देन हमसे पूछा है कि प्रोसीजर क्या होता है। तो दो मैथड्स के द्वारा जो है स्टेरिलिटी टेस्ट करे जा सकते हैं। फर्स्ट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज डायरेक्ट इनोक्यूलेशन। सो फर्स्ट मेथड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जो है इसका कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है। 3rd यूनिट के नोट्स के अंदर ये आपको मिल जाएगा। देन इसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट क्या क्या रहता है कि अगर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ हमें नहीं इसके अंदर देखने को मिली तो इसका मतलब है कि जो हमारा सैंपल है उसने टेस्ट को पास कर लिया। एंड अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है तो मतलब स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो है वो फेल हो गई। ठीक है, एंड दूसरा मेथड है डायरेक्ट इनोक्यूलेशन। इसके अंदर भी इसका प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है। देन इसके अंदर भी वही सेम इंटरप्रिटेशन रहता है रिजल्ट का कि अगर हमें माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है मतलब सैंपल जो है वो फेल कर रहा है स्टेरिलिटी टेस्ट को, एंड अगर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं है तो मतलब सैंपल जो है वो पास कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीटली। नाउ नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है एक्सप्लेन ग्रोथ कर्व्स। सो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पढ़े थे, उन्हीं के बारे में जो है हमें यहाँ पर लिखना है। ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व वाला टॉपिक। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता क्या है, जब हम एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम फेज इन दोनों के बीच में, तो उसे जो है ग्रोथ कर्व कहा जाता है। अब जो ग्रोथ कर्व होता है इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है लैग फेज, सेकेंड होता है लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज, थर्ड होता है स्टेशनरी फेज, एंड फोर्थ होता है डिक्लाइन फेज और डेथ फेज। एंड इस तरीके से जो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को ड्रॉ करा जाता है जो कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है वो लैग फेज होता है, सेकंड होता है लॉग फेज, थर्ड होता है स्टेशनरी फेज, एंड फोर्थ होता है डिक्लाइन फेज। अब इन फेजेस के अंदर क्या क्या होता है वो भी यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, तो वो आप फर्स्ट यूनिट के नोट्स के अंदर चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। सो जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक हमने सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ी थी उसका प्रोसीजर क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। सो ये है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। देन इसके बारे में हमने यहाँ पर इसका प्रोसीजर जो है वो लिखा हुआ है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है इसे आप इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो दिया हुआ है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शन। सो ये टॉपिक हमारे पास 3rd यूनिट के अंदर है। तो डिसइंफेक्शन जो है इसे इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है।
सो यहाँ पर दिए हुए हैं फैक्टर्स जो जो डिसइंफेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, सेकंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज पीएच ऑफ एनवायरनमेंट, फोर्थ इज फॉर्मुलेशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, फिफ्थ इज केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिसइंफेक्टेंट, सिक्स्थ इज इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेज इन द एंड नेक्स्ट इज टाइप एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिसइंफेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इन सब के बारे में हम इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया। सो जो एसेप्टिक एरिया होता है उसके अंदर कंटामिनेशन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो ये टॉपिक जो है हमारे पास 4th यूनिट के अंदर है। सो यहाँ पर दिए हुए हैं सारे के सारे सोर्सेज जो कि एसेप्टिक एरिया के अंदर कंटामिनेशन कॉज कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑपरेटर, सेकेंड इज एटमोसफेयर, थर्ड इज इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स, फोर्थ इज रॉ मटेरियल, फिफ्थ इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देन लास्ट इज बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज़, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये होते हैं सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एसेप्टिक एरिया के अंदर। सो इनके बारे में हम इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर्स इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च। सो फार्मास्यूटिकल रिसर्च के अंदर सेल कल्चर्स जो है उसकी एप्लीकेशन क्या होती है ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। सो ये जो क्वेश्चन है 5th यूनिट के अंदर से है एंड यहाँ पर जो है सारी की सारी एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं सेल कल्चर के फार्मास्यूटिकल रिसर्च के अंदर। सबसे पहली एप्लीकेशन होती है मॉडल सिस्टम, जिसके अंदर बेसिक सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ड्रग इफेक्ट्स ऑन सेल्स, न्यूट्रिशनल स्टडीज़, एजिंग प्रोसेस एंड द ट्रिगर फैक्टर्स, ये सब आते हैं। सेकेंड इज टॉक्सिस, थर्ड इज कैंसर रिसर्च, फोर्थ इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड फिफ्थ इज ड्रग स्क्रीनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारी जो हैं ये एप्लीकेशंस होती हैं। अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि सेल कल्चर का मतलब क्या होता है। तो सेल कल्चर का मतलब ये होता है कि किसी भी एनिमल या प्लांट में से सेल को रिमूव करना, देन उन्हें फेवरेबल एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करना, ये जो है वो सेल कल्चर कहलाता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। सो ये वाला टॉपिक जो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था कि प्योर कल्चर जो है उन्हें आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स थे। सो ये रहा आइसोलेशन मेथड्स फॉर प्योर कल्चर वाला टॉपिक। इसके अंदर हमारे पास 4 मेथड्स है, स्ट्रीक प्लेट टेक्निक, पोर प्लेट टेक्निक, स्प्रेड प्लेट टेक्निक एंड सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। एंड इन टेक्निक्स के बारे में भी यहाँ पर अच्छे से डिटेल के अंदर लिखा हुआ है। सो ये जो है कंप्लीट हमें इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेरिलिटी इंडिकेटर। सो इनके बारे में हमने 2nd यूनिट के अंदर पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो है यही था उसके अंदर, स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। सो यहाँ पर ये स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स के बारे में लिखा हुआ है कि स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स जो हैं ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है ये चेक करने के लिए कि जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है उसकी क्वालिटी क्या है, एंड जो कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी इन्हें यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जो स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स होते हैं 3 टाइप्स के हमारे पास हो सकते हैं, फिजिकल इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर्स एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ठीक है। देन फिजिकल इंडिकेटर्स के बारे में, केमिकल इंडिकेटर्स के बारे में, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस। सो बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। सो यहाँ पर लिखे हुए हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस के बीच में 5 डिफरेंसेस, क्योंकि हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस जो है वो तो हमें लिखने ही होंगे। सो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया जो होते हैं टोटली लिविंग होते हैं, बट जो वायरसेस होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि वायरस क्या होते हैं, जब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर होते हैं तब तक तो वो नॉन लिविंग रहते हैं, बट जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं तो वो लिविंग के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं एंड वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट इज बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, एंड जो वायरसेस होते हैं इनके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है, बट एक कैप्सिड प्रेजेंट होता है इनके अंदर जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है बैक्टीरिया जो होते हैं बिना होस्ट के सर्वाइव कर सकते हैं, बट वायरसेस जो होते हैं इन्हें लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है, तो ये बिना होस्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते। नाउ बैक्टीरिया जो है इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वायरसेस के अंदर कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया जो होते हैं पैथोजेनिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, बट वायरसेस जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। अब बैक्टीरिया का एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस एंड वायरस का एग्जांपल है। तो इस तरीके से हम बैक्टीरिया एंड वायरसेस के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
Now, last question of this question paper is factors affecting microbial spoilage of pharmaceutical products. So जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो जाता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी लास्ट यूनिट के अंदर से है। एंड जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, वो है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर, रिडॉक्स पोटेंशियल, पीएच वैल्यू एंड पैकेज डिज़ाइन। इनके बारे में जो है यहाँ पर हम डिटेल के अंदर लिख सकते हैं। सो ये था कंप्लीट क्वेश्चन पेपर एंड साथ ही साथ उसका सोल्यूशन। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।